यह ग्रेटर नेपाल का नक्शा है। यह मानचित्र नेपाल की गोरखाली सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों की संख्या को दर्शाता है, जिन्होंने विभिन्न युद्ध जीते थे और विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। यदि इन सभी क्षेत्रों पर नेपाल का कब्जा हो जाता तो नेपाल की सीमाएं न केवल भारत और चीन के साथ बल्कि बांग्लादेश और भूटान के साथ भी होती। ऐसे में नेपाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं रह पाएगी। लेकिन नेपाल के हारने के 200 साल से भी ज्यादा समय बाद यह क्षेत्र विकसित हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस पर भारत का शासन था, और नेपाल के बीच युद्ध में नेपाल की हार के बाद खोया हुआ नेपाल का क्षेत्र अब भारतीय क्षेत्र के रूप में है। ग्रेटर नेपाल के विकास के अलावा नेपाल में उस क्षेत्र को फिर से हासिल करने की मांग उठी है। लेकिन ग्रेटर नेपाल का विकास कोई नई बात नहीं है। यह संकट करीब 200 साल से चला आ रहा है और भले ही नेपालियों को भीतर से समर्थन मिल रहा हो, लेकिन सरकार के प्रशासन में इन बातों को कभी उठाया ही नहीं गया। और भारत द्वारा स्वतंत्र राज्यों की सूची में अपना नाम डालने के बाद अखंड भारत यानी बृहत्तर भारत का नक्शा रखने के बाद बृहत्तर नेपाल का विकास नेपाल में जोरों पर आ गया है और उसे जनता का वह समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। हामी त अहिले नै खुम्छौँ, कुनै बेला नेपाली भन्दा ठुलो थियो, त्यो ठुलो भएको कुरा अहिले पनि हाम्रो मानसपटलमा छ। यी कुराहरुको सन्दर्भमा चाहिँ यदि कुनै अर्को देशले मेरो यथार्थ नक्सा फरक छ, सांस्कृतिक नक्सा फरक छ भन्ने आफ्नो विचार राख्छ भने नेपालको पनि यथार्थ नक्सा यो छ, तर हाम्रो सांस्कृतिक नक्सा यो भन्दा विशाल छ, फरक छ भन्ने कुरा नेपालले पनि आफ्नो। करपुड़ो के मेयर बालेन शाह ने नेपाल के आधिकारिक नक्शे को हटा दिया है और ग्रेटर नेपाल के नक्शे को अपने कार्यालय में लगा दिया है। लेकिन क्या ग्रेटर नेपाल के प्रदर्शनकारियों की भावना नेपाल के खोए हुए क्षेत्र की वापसी और व्यापारिक स्थिति का आधार है, या बृहत्तर नेपाल केवल एक सिद्धांत के रूप में ही रहने वाला है? छोटे छोटे राज्यों में बंटे नेपाल को एक करने का अभियान दुर्गा के राजा पृथ्वीविनायन ने शुरू किया था और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी उत्तराधिकारी गोरखाली सेना द्वारा एकीकरण का अभियान जारी रखा गया। और जैसे जैसे नए विभाग युद्ध से जीत रहे थे, नेपाल ने अपना राज्य पूर्व और पश्चिम में तिस्ता नदी तक और सतलज तक फैला रखा था। जिस समय गोरखाली सेना अपने क्षेत्र में विस्तार कर रही थी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश के रूप में नहीं थे और दारजाना राज्य, जो एक राज्य के रूप में थे, कुछ स्वतंत्र राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपरी आधार के रूप में थे। उस समय इस क्षेत्र में दो शक्तियां अपना क्षेत्र फैला रही थी। एक थी नेपाल की गोरखाली सेना और दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तिब्बत के साथ व्यापार कर रही थी, को नेपाल में विभाजन की आवश्यकता थी। तो इन दोनों शक्तियों को किसी बिंदु पर एकजुट होना लगभग तय था। अतः भविष्यवाणी के अनुसार 1814 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। 1 वर्ष से अधिक समय तक चले युद्ध में नेपाल हार गया और 1816 में सुगली ने शांति स्थापित की। उसके बाद नेपाल को अपने द्वारा जीते गए विभिन्न क्षेत्रों को खोना पड़ा। खोए हुए प्रदेशों में तराई के कुछ क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस वर्ष के दिसंबर में नेपाल को वापस कर दिए गए थे, जब सुगली ने शांति स्थापित की थी। और लगभग 4 दशकों के बाद जो सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री जंगबहादुर राणा ने गोरखाली सेना में भेजा और नष्ट कर दिया। अंग्रेज इससे खुश हुए और कुछ प्रदेशों को नेपाल को वापस कर दिया, जिसमें तराई के शेष प्रदेश कैलाली, बर्दिया और कंजबूर हैं। इसके लिए 1860 में नेपाल और पश्चिम के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के बाद नेपाल अपना कोई भी क्षेत्र वापस नहीं कर पाया है और ग्रेटर नेपाल के विद्रोहियों का मानना है कि नेपाल को 60,000 किमी से अधिक के शेष क्षेत्रों पर दावा करना चाहिए। इन बागियों में देश में सबसे सक्रिय और आक्रामक भारतेंद्र नेपाल है। उन्होंने ग्रेटर नेपाल नेशनल एलायंस नामक एक संगठन बनाया है और ग्रेटर नेपाल के लिए जन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वह चीन, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, अमेरिका जैसी जगहों पर जा चुके हैं और बृहत्तर नेपाल के लिए जागरूकता का काम करते रहे हैं और वह ग्रेटर नेपाल के नक्शे का प्रचार कर रहा है। भारत हमेशा से एक पागल देश रहा है। हम दीवानों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसी तरह ग्रेटर नेपाल के डायरेक्टर मनोज पंडित ने भी ग्रेटर नेपाल इन क्वेस्ट ऑफ बाउंड्री नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अब बात करते हैं कि ग्रेटर नेपाल डिक्लेरेशन के परिणाम स्वरूप नेपाल खोई हुई भूमि वापस कर सकता है या नहीं। इसे समझने के लिए हमें दोनों पक्षों के तर्कों को देखने की जरूरत है कि क्या नेपाल को खोई हुई जमीन लौटानी चाहिए या नहीं।
पहले ग्रेटर नेपाल पार्टी के तर्कों को समझते हैं कि भारत को वह जमीन वापस करनी चाहिए जो नेपाल ने सुगोली संधि से खोई थी। तर्क 1। इसके लिए सबसे मजबूत तर्क यह है कि सुगोली संधि नेपाल और ब्रिटिश सरकारों के बीच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से अपना ठिकाना हटा लिया तो उन्हें नेपाल की भूमि वापस कर देनी चाहिए। इस तर्क को मजबूत करते हुए यह भी तर्क दिया जाता है कि नेपाल युद्ध अंग्रेजों से हारा था, भारत से नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने वह जमीन खो दी जिस पर भारत दावा नहीं कर सकता। तर्क 2। 1950 में नेपाल द्वारा किए गए 2 समझौते भी सुझाव देते हैं कि नेपाल को खोई हुई भूमि वापस करनी चाहिए। सबसे पहले भारत के स्वतंत्र होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तर्क 8। यह समझौता संकट काल में नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुए सभी समझौतों को रद्द कर देगा। हाँ, इसके आधार पर माना जाता है कि सुगोली संधि को वापस ले लिया गया है और अंग्रेजों द्वारा ली गई जमीन नेपाल को वापस कर दी जाएगी। इसी तरह 30 अक्टूबर 1950 को नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक और समझौता हुआ है जिसमें कहा गया है कि पिछले संकट में नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुए सभी समझौते रद्द कर दिए गए, इसलिए नया करार किया गया है। इससे सुगोली संधि का करार भी रद्द हो जाता है और नेपाली जमीन वापस मिल जाती है। तर्क 9। 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे कहा जाता है औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर दुनिया के शीर्ष राजनयिकों को जब्त घोषित किया जाता है तो नेपाल के क्षेत्र में शीर्ष राजनयिकों को जब्त कर लिया जाएगा और नेपाल को जमीन वापस करनी होगी। तर्क 10। अंग्रेजों से युद्ध हारने के बाद सुगोली संधि पर हस्ताक्षर कर नेपाल को अपने बहुत से भूभाग से हाथ धोना पड़ा। अंग्रेजों को एक तरफा संधि छोड़नी पड़ी और नेपाल को उस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और नेपाल के राजा को 15 दिनों के भीतर इसे साबित करना पड़ा। अतः उन्होंने सुगोली संधि पत्र भिजवा दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दी गई संधि को नेपाल ने 15 दिनों के भीतर सिद्ध नहीं किया, बल्कि इसे 93 दिनों के लिए टाल दिया गया था और इसकी पुष्टि होने के बाद ही इसे साबित करके भेजा गया था। लेकिन अभी तक इसका फुल वर्जन नहीं मिल पाया है और जो संस्करण सामने आए उनमें ऐसा लगता है कि किसी ने भी राजा या प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बल्कि गजराज मिश्र और चंद्रशेखर ने ही दस्तखत किए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि सुगोली संधि पर कोई समझौता नहीं हुआ था और अंग्रेजों को एक संधि के आधार पर अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई भूमि को वापस करना पड़ा जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसी तरह अन्य तर्क भी हैं जो कहते हैं कि ग्रेटर नेपाल संभव नहीं है। इसके कुछ तर्क भी हैं, आइए उन तर्कों को देखें। तर्क 1। 1955 में वह नेपाल की नेशनल असेंबली के सदस्य बने। उस समय नेपाल ने पूर्व में मेची नदी से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक नेशनल असेंबली को अपना आधिकारिक पिता घोषित किया था। उस समय सरकार केवल 5 साल पहले हुई अपनी 2 संधियों के आधार पर ग्रेटर नेपाल का नक्शा नेशनल असेंबली को नहीं भेज सकी थी। उस समय नेपाल की राजनीति में भारत का प्रभाव कम होने लगा था। उस समय राजा और प्रधानमंत्री भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। 1945 में नेशनल असेंबली के सदस्य भारत ने भी सुगोली संधि से खोए नेपाली क्षेत्र को शामिल करके अपना आधिकारिक नक्शा भेजा। किसी नेपाल ने इसके खिलाफ कोई दावा नहीं किया, इसलिए नेपाल की ओर से नेशनल असेंबली को भेजा गया आधिकारिक नक्शा भारत का ही माना जा रहा है। ग्रेटर नेपाल की मांग केवल निष्पक्ष तरीके से बढ़ी है। ये एक त्रिपक्षीय मुद्दा है जिसे अब तक नेपाल और भारत के साथ सुलझाया नहीं जा सका है। लेकिन चलो दोनों देशों को एक तरफ छोड़ दें। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं बोला है। इक्का दुक्का लोग ही एक तरफा बात कर रहे हैं। ये एक तरह से आधिकारिक और निष्पक्ष मामला नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में उठाए गए हैं। लेकिन जिस देश को पीड़ित बताया गया है उसने इस पर कुछ नहीं बोला है, इसलिए यह एक विवादास्पद मुद्दे का रूप नहीं ले चुका है। अपने चरम रूप में नेपाल ने केवल ब्लैक वाटर ओलंपिक का झंडा बुलंद किया है और इसी के आधार पर इसे आधिकारिक मानचित्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो बृहत्तर नेपाल के स्वप्न को न मान्यता मिली है और न है। भारत के पूर्व में स्थित इस क्षेत्र को सिकंदने कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ये 22 किलोमीटर का खंड भारत के पूरे पूर्वोत्तर को दार्जिलिंग सिक्किम से जोड़ता है। ग्रेटर नेपाल ने जिन क्षेत्रों पर दावा किया है, अगर उन्हें विभाजित किया जाए
तो भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। अब थोड़ा व्यावहारिक बने और इसके बारे में बात करें। क्या भारत जो विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, क्या यह संभव कर पाएगा? ऐसा नहीं, वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसे दबा देगा। भारत का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन और विदेशी शक्ति जैसे सभी देशों में बहुत अधिक है, लेकिन हमारी सरकार और नेतृत्व में वे भारत के सामान्य नेता हैं। और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था, जो भारत से बहुत बड़ी है, वैश्विक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से कमजोर हुई है। बेलियात समझौते के आधार पर चीन हांगकांग लौटा है और ताइवान उसी चीन के समझौते के दम पर खुद को खड़ा करता रहा है। नेपाल की सफलता के मामले में भी ग्रेटर नेपाल को देखना संभव होता, लेकिन स्थिति खत्म नहीं हुई है। हमारा नेतृत्व और सरकार इसके लिए सक्षम नहीं है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक और बात, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद देशों में भूमि विवाद ने इसे समाप्त करने के लिए उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच गृहयुद्ध पैदा कर दिया है। क्या किया जा सकता है? वे किस तरफ रहना चाहते हैं? ग्रेटर नेपाल के मसले को बेहतर तरीके से लें तो यह एक पेचीदा मसला है। चलिए मान लेते हैं कि नेपाल ने इस मुद्दे को अपने अधिकार के रूप में लिया, और अगर यह किसी के द्वारा हल नहीं किया जाता है, अगर हम गृहयुद्ध में जाते हैं, तो उन विभाजित क्षेत्रों के लोग खुद को किस देश का नागरिक बनाना चाहेंगे? चलो मान लो एक तरफ भारत है जो एक शक्तिशाली और विकसित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमारा नेपाल है जिसमें हम पिछले 17 साल में 12 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री बने हैं। राजनीतिक स्थिरता और विकास का चक्र इस तरह चल रहा है कि नेपाल उन देशों में से एक है जो गरीबों के पीछे पड़ा है। हमारे लोग विदेश जाने को विवश हैं। वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उन इलाकों के लोग क्या करना चाहेंगे? भारत छोड़ दो और नेपाल आ जाओ। टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। और अगर आप मुझसे पूछें तो नेपाल सरकार उन सीमाओं के बारे में अधिकार के रूप में नहीं बोल सकती है जिनका हर दिन उल्लंघन हो रहा है। भारतीय पक्ष जुड़वा काटकर और नेपालियों को मारकर इसका विरोध नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि इस देश की सरकार 200 साल से खामोश पड़ी सीमाओं के मुद्दे को सत्ता के रूप में उठा सकती है। और खासकर अगर विदेशी सरकार ने भारत पर आक्रमण नहीं रोका तो लंबे समय से खामोश बैठा नेपाल इस मसले को मुद्दे तक नहीं ले पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा स्थिति में हमने जो कुछ भी किया है उनके लिए यह उचित नहीं है। यह सरकार कितना भी प्रयास क्यों न कर रही हो, आइए इसकी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास करें और महाकाली सांबा के लिए पूर्व मेडिसी को एक महान देश बनाते हैं। इससे ज्यादा मुझे कई गालियां दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्षमा करें। ग्रेटर नेपाल बनाने का एकमात्र तरीका जो मैंने देखा है वह एक खतरनाक सड़क है, और उस जमीन पर रहने वाले बस नेपाल के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, और यह वर्तमान गरीब और अविकसित परिस्थितियों में संभव नहीं है। उसके लिए नेपाल इतना मजबूत, समृद्ध और विकसित होना चाहिए कि हर कोई इसमें शामिल होने के लिए लालायित हो। आप क्या सोचते हैं? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।